भारत में चर्चा में छात्र हैं, भारत में चर्चा में जनजी हैं। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे कॉकरोच पार्टी जैसी बात हो, भारत में जो वर्तमान स्थिति, इसमें छात्रों की स्थिति आप किस तरफ देखते हैं, उनकी स्थिति क्या रहती है? हमारी जो शैक्षणिक स्थितियां हैं या शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके कारक होते हैं गुरु, और उन गुरु पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव है। अभी इनकी आक्रामकता चरम पर आएगी। युवा शक्ति के साथ जो ज्ञानी वर्ग है वह भी आंदोलित होना चालू होगा, जो व्यापारी वर्ग है वह भी आंदोलित होना चालू होगा। अस्थिरता का जो दौर देख रहे हैं, ये कब तक है? इसकी समयावधि क्या है, कालखंड क्या है? कम से कम 2028 तक है, पर इसका जो व्यापक प्रभाव है वह 2027 के मिड तक। तो ये जो वेबसाइट्स हैं जो ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, जो खबरें उनमें लगातार ग्रह परिवर्तन चल रहा है, ये क्या बदलने वाला है और आने वाले समय के और भी कुछ परिवर्तन? तो एक निश्चित चिंतन को लेकर के सत्ताएं या संस्थाएं सुनिश्चित करेंगी, ऐसा ही करेंगे। तो संस्थाओं का जो समाज पर प्रभाव होगा वह विद्रोही होगा, ना कि उनका समायोजन करने वाला होगा। मीन राशि और कर्क राशि का जो समायोजन है वह अच्छा नहीं, इन दोनों का आपस में संबंध अच्छा नहीं। इस समय संस्था में कार्य करने वालों की स्थितियां तलवार पर चलने के समान है, परंतु ध्यान रखना है, गुरु कर्क राशि में उन्माद को बढ़ाते हैं। और कैसा उन्माद? ज्ञान पूर्वक उन्माद, यानी ज्ञानी व्यक्ति सनक में आ जाता है। भारत में जिस तरह से जो सत्ता है वो लगातार कमजोर होते हुए दिख रही है। क्या वैश्विक परिदृश्य में भारत को कमजोर करने की साजिश है, भारत को अंदर से तोड़ा जाए? जिस तरह के हमने स्थितियां अपने आस पड़ोस के देशों में देखी, बांग्लादेश में देखी है, नेपाल में देखी। विद्रोह तो है, विद्रोह बहुत जबरदस्त होगा, परंतु जो मैंने संवाद की बात कही है वही गुरु इन अधिकारियों को या सत्ताधीशों को प्रेरित भी करेगा। कुछ करना चाहिए, ऐसा करें कि रोष कम हो, तो यह रोष जो है थोड़ा सा दबेगा भी। कल तक लोग गर्मी से परेशान थे, अचानक से बिहार यूपी में ऐसी स्थिति बन गई कि 48 लोगों की मौत, आंधी तूफान और बारिश का। राजस्थान के 5 जिलों में धूल का ऐसा तूफान आया क्योंकि 3 बजे रात में सूरज कितना बढ़ा। क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या इस तरह के परिवर्तन होते रहेंगे? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ये जो शनि और राहु का बहुत लगातार 4-5 सालों से कंजक्शन चल रहा है नक्षत्रों में, एक छोड़ता है एक पकड़ता है, एक छोड़ता है एक पकड़ता है, ऐसी स्थितियों में, और जो मैंने जिक्र किया भी कूर्म चक्र का, उसके अनुसार यह जो निकटवर्ती कालखंड है, जो पिछला चला आ रहा है और जो ये है, वह समस्त जीवों के लिए हानिकारक है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप आयुध देख रहे हैं और आयुध पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले भी देख चुके हैं। पिछली बार जब वीडियो आपके सामने आया था तो आपने वीडियो की खूब तारीफ भी की थी और ये भी कहा था कि इस तरह की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। तो हमारे साथ चर्चा के लिए फिर से मौजूद हैं भूपेंद्र पंडित। नमस्कार। नमस्कार। आप संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग में लंबे समय तक, पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। आपने सैकड़ों छात्रों को ज्योतिष की विद्या सिखाई है। इसके साथ ही आप डिजिटल एज से भी जुड़े हुए हैं। आप एक ऐप का संचालन करते हैं जिसे ज्योतिष विश्वकोश नाम दिया है। इसमें हर तरह के लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए भी और ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे एसेट्स मौजूद हैं। इसके साथ ही लोग संस्कृत बोलना सीख सकें, आसानी से सीख सकें, इसके लिए भी आप एक ऐप का संचालन करते हैं जिसका नाम वदम संस्कृतम है। नमस्कार गुरु जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो जिन विषयों पर हमने चर्चा की, वो चाहे विश्व शांति का विषय हो, दुनिया भर में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स का विषय हो, या जो दुनिया भर के नेता हैं उनकी कैसी जिंदगी रहने वाली है उसकी बात हो, उनमें से ज्यादातर बातें सही साबित हुई, वो उसी दिशा में गई जिस दिशा में आपने कही थी। लेकिन अभी जब भारत को देखते हैं तो भारत में चर्चा में छात्र हैं, भारत में चर्चा में जनजी, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे कॉकरोच पार्टी जैसी बात हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूँ कि भारत में जो वर्तमान स्थिति है, इसमें छात्रों की स्थिति आप किस तरफ देखते हैं, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और हम सभी का एक दायित्व बनता है कि समाज के लिए ही अपने विषय को या अपने कार्य को जोड़ करके रखें। तो जो आपने जेनजी या हमारे जो यूथ हैं, युवा हैं, उनके लिए प्रश्न किया है, तो निश्चित ही अभी जो हमारी जो शैक्षणिक स्थितियां हैं या शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके कारक होते हैं गुरु। यदि हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो उनके कारक है गुरु, और उन गुरु पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव है। इसके कारण स्थितियां ऐसी बनेंगी कि
संस्था यानी जितने भी ढांचे बने हैं किसी भी काम को करने के लिए समाज में, केवल शिक्षा के नहीं, चाहे वो व्यापारिक ढांचे हों, चाहे वो चिकित्सा के ढांचे हों, किसी भी चीज की जो संस्थाएं बनी हैं उन सभी संस्थाओं में प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चालू हो जाएगा। यहां तक जो न्यायालय है उस पर भी प्रश्न चिन्ह इसी के द्वारा खड़ा होगा। जो राजनैतिक संस्थाएं हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। यानी सब में कोई ना कोई विरोध या सबको लेकर के कोई ना कोई असंतोष जन्म लेना चालू करेगा। और यह जो असंतोष है वास्तविकता में एक दिन का नहीं है। यदि हम पिछले 4-5 वर्षों से शनि और राहु के गोचर का ऑब्जर्व करें या अवलोकन करें तो मालूम चलता है कि धीरे धीरे वो कुंठा मस्तिष्क में भरती जा रही है। राहु और केतु का जो मघा नक्षत्र पर और इधर शतभिषा नक्षत्र पर जो प्रभाव हो रहा है उसके कारण भ्रम भी बहुत तेजी से उत्पन्न हो रहा है। यानी जिसके अंदर थोड़ा सा भी रोष है या ये कहे असंतोष है, मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एक घटना से असंतुष्ट हूं, सरकार से या समाज से या किसी घटना से, अब अन्य कोई घटना समाज में दिख रही है जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं है या मुझे वह घटना खराब नहीं भी लग रही है, परंतु मैं एक चीज से नाराज हूं ना, इस कारण मैं सबसे नाराज हूं। तो शतभिषा में राहु का यह भ्रम जाल उत्पन्न हो रहा है। लोग देख देख करके, चाहे वो भले गलत हो, भले वह लोग बहका रहे हो या गलत जानकारी दे रहे हो, हमें देख करके ऐसा लगने लगता है या ऐसा लगने लगा है कि वास्तविकता में सब कुछ खराब हो रहा है। और जब हम सब कुछ खराब देखने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है या कोई भी चीज विश्वसनीय नहीं लगती। घटनाएं हमेशा होती रही हैं, परंतु उन घटनाओं को अब एकत्रीकरण किया जा रहा है। राहु और शनि का जो प्रभाव है उन सबको इकट्ठा ला रहा है, जिससे देखने वालों को यह लगे कि यह कालखंड या वर्तमान स्थितियां, चाहे सरकार को लेकर के हो, चाहे न्यायालय को लेकर के हो, वो सब समाज के या देश के विरोध में है। इसलिए जो यूथ है यानी मंगल, वह नाराज है, इन सबसे नाराज है और इस समय उसका ग्रह सक्रिय है। इस समय जरूरत है उससे संवाद की। गुरु क्या है? ज्ञान है। मंगल अब एनर्जी में आ रहा है तो उसको उसके साथ संवाद करना है, उसकी समस्या को सुनना है। पर शनि और राहु संवाद नहीं होने देंगे। संस्थाएं या संस्थाओं को चलाने वाले लोग ये मानेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है। अपनी कुछ गलतियों को छुपाने के लिए वो और गलतियां करते जाएंगे। कुछ गलतियां सामने समाज में ना आए, ढकी रह जाएं, जिससे विरोध ना हो या समस्या ना हो। उनका चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ हो या संस्था के लिए स्वार्थ हो, उसको बचाने के चक्कर में वो और गलतियां करेंगे। उन गलतियों के चक्कर में मंगल की उग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। अभी इनकी आक्रामकता चरम पर आएगी। हमारी जो यूथ है, युवा शक्ति है, और केवल युवा शक्ति नहीं है, युवा शक्ति के साथ जो ज्ञानी वर्ग है वह भी आंदोलित होना चालू होगा। जो व्यापारी वर्ग है वह भी आंदोलित होना चालू होगा। यानी हम यह कहें कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं विरोध में खड़ा होगा। इस समय जरूरत है हमारे चाहे शासक वर्ग के लोग या जो भी व्यवस्था में निर्धारित किए गए हैं या जिनकी जिम्मेदारी है उस कार्य क्षेत्र की, वे लोग संवाद करें, उनको संतुष्ट करें, उनके प्रश्नों का उत्तर दें। यदि प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा और हम छुप छुप करके भागते रहेंगे या तथाकथित दूसरे कारण दिखा देंगे या अन्य विपक्ष या अन्य किसी स्थिति पर उसको टालते रहेंगे तो वह विरोध बहुत तेजी से बढ़ेगा। पिछले संवाद में यह सुनिश्चित किया गया था, यह बुध का प्रमुख वर्ष है। यह भी सुनिश्चित किया गया था कि व्यापार जगत के कारण हमारे समाज में बहुत प्रभाव पड़ेगा। यानी सारा समीकरण व्यापार की दृष्टि से किया जाएगा, बैठाया जाएगा। आज जो वैश्विक स्थितियां हमें देखने को मिल रही वो भी उसी पर ही घूम रही हैं। सब अपना अपना व्यापार सुनिश्चित करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। इसलिए वह बुध भी यूथ का प्रेरक है या यूथ का द्योतक है, सूचक है। वह बुध भी संवाद ही चाहता है।
और आगे बढ़कर संवाद चाहता है। मतलब यदि छोटा सा उदाहरण दूं तो मैं चाहे परेशान हूं या नहीं हूं, पर मेरे सवाल हैं, और मेरे सवाल हैं तो जवाबदेही जिनकी बनती है वो मुझसे संवाद करें और यथार्थ संवाद करें। गलती है तो स्वीकार करें, हाँ ये गलत है, आप भी बैठते तो आपसे भी गलती हो सकती थी, हम इसको सुधार करेंगे, बिना किसी अन्य को आरोप लगाते हुए। नहीं अन्य की गलती है, अन्य की गलती नहीं। जब तक ये नहीं किया जाएगा तो यह बहुत आक्रामक रूप लेगा, जो निश्चित ही भारतवर्ष के लिए या हमारी सामाजिक संरचना के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। क्योंकि यह विद्रोह, बात यह नहीं है कि सत्ता को उलटफेर में ले जाएगा, सत्ता मजबूत स्थिति पर है, परंतु यह रोष भविष्य के लिए हानिकर होगा। जिस यूथ को या जिस युवा शक्ति को अपनी ऊर्जा को देश के लिए या स्वयं के लिए लगाना है, वह ऊर्जा नकारात्मक दिशा में लगाएगा, वह बहकावे में आएगा, भटकाव में आएगा, तो निश्चित है कई गलत घटनाएं दिन प्रतिदिन गुस्से में निकलेंगी। जैसे कोई क्रोधी व्यक्ति या परेशान व्यक्ति, चिढ़ा हुआ व्यक्ति जिससे बदला लेना चाहता है या जिस पर नाराज है, उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाता, तो जिसको पाता है उसी पर गुस्सा निकाल देता है। यानी वह मनोरोग बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में यानी शनि का जो गोचर है, वह गोचर आप ये समझिए कि जैसे एक कहावत है कि पानी पी पी करके गाली देना, वर्तमान स्थिति वही है, पानी पिएंगे और गाली देंगे। अस्थिरता का जो दौर देख रहे हैं ये कब तक है, इसका समयावधि क्या है, कालखंड क्या है? यह कम से कम 2028 तक है, पर इसका जो व्यापक प्रभाव है वह 2027 के मिड तक है। उसके बाद यह दूसरा स्वरूप लेना चालू करेगा। 2028 तक इसका व्यापक प्रभाव है। तो इस समय हम सभी की समाज के जितने भी शुभ चिंतक हैं उन सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि मैं या आप या कोई भी ये सोचें कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह बहुत ही गलत होगा और मूर्खतापूर्ण चिंतन होगा। हमारे आसपास का समाज सुरक्षित है, सही दिशा में है, तो हम भी सुरक्षित है और सही दिशा में है। यदि यह गलत दिशा में है तो स्वाभाविक है खतरे में हम भी हैं, उससे बाहर नहीं है। इसलिए सभी की जिम्मेदारी बनती है कि एक सही चिंतन दें और सही दिशा में यूथ को प्रेरित करें कि वो अपनी ऊर्जा अपने निर्माण में खर्च करें, ना कि किसी के विनाश में। गुरुजी, जब मैं आज फोन चला रहा था, पिछले कुछ दिनों से जब फोन चला रहा हूँ, तो ये जो वेबसाइट्स हैं जो ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, जो खबरें उनमें लगातार ग्रह परिवर्तन की बात हो रही है। एक तारीख का जिक्र बार बार आ रहा है, 2 जून को गुरु अपनी दिशा बदलने वाले हैं और इसे बड़े परिवर्तन की तरह, बड़े प्रभाव की तरह। ये क्या बदलने वाला है और आने वाले समय के और भी कुछ परिवर्तन होने वाला है? यद्यपि हर वर्ष हर माह किसी न किसी ग्रह का परिवर्तन होता है। गुरु लगभग 13 महीने एक राशि में रहते हैं। मिथुन से गुरु का कर्क राशि में संचार होने जा रहा है 2 जून के आसपास। कर्क राशि में गुरु जाकर उच्च हो जाते हैं। अभी एक जब आपके पिछले प्रश्न पर मैंने एक सूत्र या वाक्य कहा था कि गुरु पर शनि और राहु का प्रभाव है, कैसे है ये ज्योतिषियों के लिए विचारणीय है। अब गुरु, वही गुरु जो शनि और राहु से प्रभावित है, वे गुरु अपनी उच्च अवस्था में जा रहे हैं, यानी पावर में जा रहे हैं। यानी सत्ता और सत्ताधीश संस्थाएं सभी पावर में आएंगी। वो अपना विकास भी करेंगे और अपनी क्षमताओं को भी दिखाएंगे, परंतु उसी समय यह विरोध भी उग्रता में आएगा। इसीलिए चूंकि चंद्रमा की राशि में गुरु जा रहे हैं, तो एक निश्चित चिंतन को लेकर के सत्ताएं या संस्थाएं सुनिश्चित करेंगी, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो उनको लगेगा कि हम सही हैं, हम पावरफुल हैं, तो संवादहीनता की बहुत कमी होगी। तो संस्थाओं का जो समाज पर प्रभाव होगा वह विद्रोही होगा, ना कि उनका समायोजन करने वाला होगा। इसलिए गुरु का जो यह परिवर्तन है वो निश्चित ही संस्थाओं के लाभ के लिए तो है, क्षणिक। संस्थाओं के लाभ की अपेक्षा ये कहें संस्था में कार्य करने वालों के लिए क्षणिक लाभदायी तो है। वो अपना व्यक्तिगत विकास तो कर लेंगे, आर्थिक विकास तो कर लेंगे, परंतु इस समय संस्था में कार्य करने वालों की स्थितियां तलवार पर चलने के समान है। क्योंकि मीन राशि और कर्क राशि का जो समायोजन है वह अच्छा नहीं है। इन दोनों का आपस में संबंध अच्छा नहीं।
कुंभ राशि में यानी शतभिषा में जो राहु चल रहे हैं उससे भी कर्क राशि का समायोजन अच्छा नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, परस्पर विद्रोही है। तो जब संस्थाएं अपने अधिकार की बात करेंगी, कर्तव्य की बात नहीं करेंगी, चूंकि उनके अंदर अधिकार की भावना बढ़ जाएगी, हमारे ये राइट्स हैं, हम ये कर सकते हैं और हम ही करेंगे। परंतु कर्तव्य जब उनके अंदर नहीं आएगा तो विरोध और विद्रोह बहुत बढ़ेगा। तो वास्तविकता में ये कहें कि यह समय इस दृष्टि से अच्छा तो नहीं है, परंतु कभी भी कोई भी परिवर्तन न पूरी तरह से खराब होता है न पूरी तरह से अच्छा होता है। दूसरी स्थिति पर क्या होगा? दूसरी स्थिति पर यह होगा कि भारत देश को एक आंतरिक शक्ति या यह कहें कि थोड़ी जीवनी शक्ति मिलनी चालू होगी। यानी गुरु जो है वह अंदर से कुछ अप्रत्याशित ऐसी घटनाएं होंगी वैश्विक स्तर पर जिसका लाभ भारत को मिलेगा। अचानक कुछ ऐसे परिदृश्य, अच्छा अब आप ये कहें कि ये क्या 2 जून के बाद ही होगा? ऐसा नहीं है। जब बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है तो लगभग 6 महीना पहले से उसका प्रभाव दिखना चालू हो जाता है। हमेशा ये ध्यान में रखना है। यानी बड़े ग्रहों का जब भी परिवर्तन होगा तो कुछ समय पहले से ही अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देंगे, जो गुरु का भी प्रभाव दिख भी रहा है। तो अप्रत्याशित ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके कारण देश को लाभ होगा और देश की जो सत्ता है या देश का जो पक्ष है वह कहीं ना कहीं मजबूत होगा, उसको कई स्तर पर लाभ भी मिलेगा। तो इसके सकारात्मक लाभ भी हैं। दूसरी चीज, गुरु का यह गोचर शैक्षणिक स्तर पर बहुत जबरदस्त सुधार लाएगा, संस्थाओं पर भी सुधार लाएगा, क्योंकि जितना ही विद्रोह होगा उसमें सुधार की स्थितियां भी चालू होंगी। ठीक है, 100% नहीं होगा, पर 50% से अधिक भी यदि होता है तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, उसमें भी सुधार होगा। परंतु ध्यान रखना है, गुरु कर्क राशि में उन्माद को बढ़ाते हैं। और कैसा उन्माद? ज्ञान पूर्वक उन्माद, यानी ज्ञानी व्यक्ति सनक में आ जाता है। यानी जिसको समझाना कठिन होता उसने मान लिया गलत है मतलब गलत है। और वो क्यों? पूर्व संक्रमण के कारण। शनि का प्रभाव क्या करता है? पूर्व में प्राप्त घटनाओं का संकलन करके रखता है। जैसे कोई व्यक्ति घर में, परिवार में, समाज में क्रोध करता है, हिंसा करता है, और वो कहता है मैं बहुत बार परेशान हो चुका हूं इसलिए कर रहा है। परंतु हुआ क्या? किसी दिन उसको किसी ने गाली दी, उसने इग्नोर कर दिया, किसी दिन उसको छेड़ा, उसने इग्नोर कर दिया, फिर किसी दिन उसके साथ हाथापाई हुई, उसने भी छोड़ दिया, छेड़ दिया, मतलब कोई विरोध नहीं किया। पर एक दिन किसी सामान्य सी घटना में उसने बहुत उससे विवाद कर लिया, तो सामने वाले को यह लगेगा कि इतनी सी छोटी सी बात में विवाद करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यह विवाद उस दिन का नहीं है, वो पूर्व से इकट्ठा हो रहा है। जिस समय उसने अति किया क्रोध में, उस समय उसका मस्तिष्क ये कह रहा है कि मेरे साथ ये बार बार घटनाएं हो रही हैं। इस समय जो यूथ है या मनोदशा है समाज की, वो उसी से प्रेरित हो रही है। देखो तब भी ऐसा किया, नीट में भी ऐसा किया, एसएससी में भी ऐसा किया, सीबीएसई में भी ऐसा किया, भले चाहे पहले होता रहा हो, परंतु अब वो सब इकट्ठा हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसलिए वह रोष बहुत हावी हो रहा है या प्रभावी हो रहा है। इसलिए यह परिवर्तन बहुत विचारणीय है और सावधानी से उपयोग करने वाला है। तो जो सत्ता में है, संस्थाओं में है या निर्णायक भूमिका में बैठे हैं, उनके कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ रही हैं। कुछ लोग समझेंगे भी, सुधार भी करेंगे, परंतु अधिकार का जब दुरुपयोग होगा तो स्वाभाविक है ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेंगी। अगर ये भारत के अंदर की बात है, लेकिन अगर हम वैश्विक परिस्थितियों को भी देखें, जो युद्ध हो रहे हैं उनके बारे में हमने पहले ही बात की, लेकिन भारत में जिस तरह से जो सत्ता है वो लगातार कमजोर होते हुए दिख रही है। महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं चुनाव के बाद, विपक्ष लगातार सरकार पे आरोप लगा रहा है, पेपर लीक के मामले में हो या दूसरे मामले, संस्थाएं खतरे में हैं। ये जो दौर है, इसमें भारत की स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्या भारत पॉलिटिकली कमजोर हो जाएगा? क्या वैश्विक परिदृश्य में भारत को कमजोर करने की साजिश है कि भारत को अंदर से तोड़ा जाए? जिस तरह के हमने स्थितियां अपने आस पड़ोस के देशों में देखी, बांग्लादेश में देखी है, नेपाल में देखी, क्या भारत में वही स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसी कोई संभावना है? यदि भारत के ग्रहों की स्थिति यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, हमारा कोई चिंतन बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि से नहीं है। हम यदि भारत को मध्य में रखें, सेंटर में रखें, उसके अनुसार विचार करें,
तो भारत के लिए चुनौतियां तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु भारत कहीं से भी कमजोर नहीं हो रहा है। वह लड़ने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है, या ये कहिए कि बड़ी कूटनीति से अपने समय को काट रहा है, क्योंकि भारत से डायरेक्ट या साक्षात युद्ध अभी कहीं नहीं होगा। तो राहु, जो अभी मैंने कहा ना कि किसी भी ग्रह का कोई भी मतलब पूरा परिणाम न नकारात्मक होता ना सकारात्मक होता, जिस राहु शनि का भी मैं जिक्र कर रहा था, ये इस विपरीत प्रभाव पर, उन्हीं का सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। राहु अपनी कूटनीति के द्वारा भारत को मजबूत बनाना चालू करेगा। जो भारत के कई जगह विद्रोह में खड़े होते थे, विरोध में खड़े होते थे, वे लोग भी भारत का ना चाहते हुए सपोर्ट करेंगे। यानी चाहे वो कुछ क्षण के लिए ही मित्रता करें या कुछ निर्णयों के लिए ही मित्रता करें, मित्रता जरूर करेंगे, उनकी मजबूरी होगी। ये राहु की कूटनीति होगी जो भारत देश इसको पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगा और करेगा, प्राप्त भी करेगा। तो एक जो चिंतन है कि क्या वैश्विक परिदृश्य में हमारा भारत देश कमजोर हो रहा है, नहीं, वह कमजोर नहीं होगा। संकट की स्थितियां दिखेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक अभी मैंने और वाक्य कहा था कि अप्रत्याशित कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कर्क राशि के गुरु का गोचर की बात हो रही है, जो भारत को मजबूत करेंगे। वो परिवर्तन होगा वैश्विक स्तर पर, जिसका लाभ भारत को भी मिलेगा। यानी भारत की रणनीति में नहीं है वो, भारत ऐसी कोई योजना भी नहीं बना रहा है, घटना उधर घटेगी, भारत को इधर लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जो तीसरी चीज है, भारत को जो इस समय बहुत विचारणी है, जो आपने कहा क्या नेपाल या श्रीलंका जैसी स्थिति कहीं भी खड़ी होगी, विद्रोह तो है, विद्रोह बहुत जबरदस्त होगा, परंतु जो मैंने संवाद की बात कही है, वही गुरु इन अधिकारियों को या सत्ताधीशों को प्रेरित भी करेगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, ऐसा करें कि रोष कम हो। तो यह रोष जो है थोड़ा सा दबेगा भी, कुछ स्थितियों में थमेगा भी। ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी कि जन विद्रोह या जन आंदोलन इतना ज्यादा हो जाए जो सत्ता परिवर्तन की स्थिति पर ले जाकर के खड़ा करे। तो प्रथम चिंतन या उत्तर, भारत मजबूत ही होगा, कमजोर नहीं होगा किसी भी स्थिति पर। वैश्विक घटनाएं भारत को मजबूत ही करेंगी, कमजोर नहीं होने देंगी। आर्थिक स्थिति पर भारत अभी वर्तमान में संघर्ष में है, और यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हो रहा है, यह बढ़ेगा ही। परंतु वही जो अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी, वो आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं मजबूत करने का प्रयास करेंगी, इसमें भी संदेह नहीं है। और जो परिवर्तन अभी तेजी से होंगे, चूंकि मेरा राजनीति में बहुत रुझान नहीं और आंतरिक कोई जानकारी भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि परिवर्तन हो रहे होंगे, लोग बदले जा रहे होंगे, कि जो वर्तमान परिस्थिति से संतुलन बना सके, ऐसे लोगों का समावेश बहुत तेजी से चालू हो रहा होगा, क्योंकि ग्रह बता रहे हैं ऐसा जरूर होगा। और वो समायोजन देश के हित में होगा और क्या नाम से वैश्विक स्थिति पर देश को सही दिशा में ले जाएगा या मजबूती से खड़ा करेगा। देश के अंदर जो विरोध की बात है, जो गुस्से की बात है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो आखिर में उसका जिम्मेदार वही व्यक्ति माना जाता है जो टॉप पर बैठा है। जहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी बैठे, किसी भी समस्या के लिए आखिरकार जिम्मेदारी उनकी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मतलब इसका जवाब मैं सुनने के लिए वो हूँ थोड़ा। और अगली बार जब चुनाव होंगे, मोदी जी की उम्र 78 साल के करीब हो जाए, 78-79 के होंगे। ऐसे में ये बात बहुत चल रही है कि अगले बार चुनाव लड़ा तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जाए, मगर उसके बाद प्रधानमंत्री को, आपने भी समायोजन की बात की, एक नाम चलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और दूसरी तरफ ये भी है, राहुल गांधी भी कहते हैं कि पहले 44 सीटों पर थे, तो वहां से 55 सीटों पर आए, अब 100 सीटें आ गई। राहुल गांधी भी सीरियस नेता हो गए। इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री क्या होने वाली, क्या होने की संभावना है, ज्योतिष के हिसाब से आप कहते हैं? तो यद्यपि बहुत बड़े प्रश्न है और किसी एक दृष्टिकोण से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं निश्चित किया जा सकता है, परंतु विचार करते हैं। जो आपका अंतिम प्रश्न था उसको प्रथम में करते हैं कि विपक्ष की मजबूती। हम राहुल गांधी की ना बात करें, विपक्ष की मजबूती। विपक्ष खास करके राहुल गांधी जी का नेतृत्व
बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मजबूती से खड़ा होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। विपक्ष का मजबूत होना देश के हित में है, अहित में नहीं है। नहीं सत्ताधीश ये समझेंगे कि हमने जो कह दिया वही सत्य है, तो देश हित में नहीं है, इसलिए उनका मजबूत होना भी चाहिए। क्योंकि जब मैंने पहले ही कहा है कि घटनाएं ऐसी घटेंगी जो देश को मजबूत करेंगी, तो उसमें इसका भी समायोजन समझिए या इसको भी शामिल कर लेते हैं। तो राहुल गांधी जी निश्चित है मजबूती से खड़े होंगे, या ये कहिए विपक्ष खड़ा होगा, परंतु सत्ता तक पहुंचेगा ऐसा नहीं। एक दूसरा प्रश्न आपने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा, तो कोई खुश करने के लिए या उनको मैं स्वीकार करता हूं या पसंद करता हूं, इसके लिए जरूर उनका नाम आगे रखते हैं। निश्चित है वो क्षमतावान है, कर सकते हैं, और देश की जो वर्तमान मनोदशा है उससे कई जगह वो मैच भी करते हैं। लोग उनको चाहते हैं कि भाई ऐसे ही आक्रामक रूप से जवाब दिया जाए नकारात्मक गतिविधियों को। तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे आगामी कार्यकाल में, ये उत्तर, और माननीय नरेंद्र मोदी जी अगला चुनाव लड़ेंगे, सत्ता छोड़ेंगे, या जीत होगी या हार होगी, इनको हम अगली चर्चा में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि बड़े प्रश्न हैं, बड़ी जिज्ञासा है। तो मैं अपने जो श्रोता बंधु हैं, सुधीजन हैं, उनके लिए भी एक मौका देते हैं, और बहुत जल्दी ही हम इस पर एक शास्त्रीय चर्चा करके आएंगे और इसका सटीक उत्तर भी दिया जाएगा। क्योंकि ज्योतिषी भी ग्रहों से प्रभावित होता है। आज हम वर्तमान की स्थितियों को आकलन करके यदि हम कहना चालू करेंगे तो वह हमारा ज्योतिषीय दृष्टिकोण नहीं होगा, व्यक्तिगत दृष्टिकोण होगा। और शास्त्र के अनुसार जब कोई बात कही जाती है वहां व्यक्तिगत दृष्टिकोण की कोई आवश्यकता या महत्व नहीं होता है। तो शास्त्र क्या कहता है इस पर चिंतन करके हम जरूर बैठेंगे, क्योंकि कोई भी वचन ऐसे ही हल्के में कह देना और इतने गंभीर प्रश्नों को कह देना वह उचित नहीं है, शास्त्र की मर्यादा भी नहीं है। उत्सुकता भी होनी चाहिए। हमारे श्रोता बंधु इंतजार करें कि अगली बार हम बहुत जल्दी इस बिंदु पर सटीक चर्चा करने आएंगे। एक और गंभीर विषय है जो इस समय भारत में दिख रहा है, लगातार एक के बाद एक त्रासदियां हो रही हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं था। चाहे वो जगह जगह भूस्खलन की बात हो पहाड़ों में, पहलगाम जैसे आतंकवादी, अभी वर्तमान देखें, नेचुरल अकरेंसेस को देखते हैं, इस बार की गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी थी। कभी कोई कह रहा 100 साल पहले, 160 साल पहले कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, 51 डिग्री 52 डिग्री तक टेम्परेचर गया। फ्रंटियर ने रिपोर्ट जारी की है। फ्रंटियर दावा करती है कि भारत में हीट वेव के दौरान 30,000 लोग, भारत सरकार का आंकड़ा 37 का है, 30,000। कल तक लोग गर्मी से परेशान थे, अचानक से बिहार यूपी में ऐसी स्थिति बन गई कि 48 लोगों की मौत आंधी तूफान और बारिश का। आज जब अभी हम बात कर रहे हैं इससे कुछ घंटों पहले 3 बजे, आज दोपहर में 30 तारीख को 3 बजे राजस्थान के 5 जिलों में धूल का ऐसा तूफान आया है कि 3 बजे रात हो गई, सूरज दिखना बंद हो। इन सब चीजों की चर्चा, जब इन चीजों की बात होती है तो दिमाग भविष्यवाणी का तरफ हो जाता है। क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या इस तरह के परिवर्तन होते रहेंगे, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ठीक है, जब हम वैश्विक परिदृश्य पर या किसी भूखंड विशेष पर चर्चा करते हैं तो दोनों स्थितियों में हमें कूर्म चक्र पर विचार करना होता है। हमारे ज्योतिष में एक बहुत अच्छा मेथड है कूर्म चक्र का, वराहमिहिर का सूत्र है। यानी पृथ्वी पर किस भूभाग में किस प्रकार की परेशानियां आ सकते हैं। सामान्य स्तर पर जैसा मैंने कहा कि गुरु पर शनि राहु का व्यापक प्रभाव है, बहुत सूक्ष्म प्रभाव है। तो केवल मनुष्यों पर नहीं, यदि आप इसका प्रभाव देख रहे हो मौसम का या प्राकृतिक आपदाओं का या प्राकृतिक घटनाओं का, केवल मनुष्य पर ही प्रभाव पड़ रहा ऐसा नहीं है, समस्त जीव पर पड़ेगा। और जीव हमारे यहां वृक्ष भी हैं, वृक्षों पर भी हम जीवन मानते हैं और प्रकृति के हर अंग पर हम जीवन मानते हैं। यानी हमारा जो जल है उस पर भी पर्याप्त प्रदूषण होगा, उसमें भी बहुत हानि होगी, वृक्षों की बहुत हानि होगी, वायु प्रदूषण होगा, सूर्य पर भी प्रदूषण होगा, क्योंकि हमारा जो अग्नि तत्व है, तेज तत्व है, वो सूर्य के पास ही है। हमारा जो पृथ्वी तत्व है वह भी बहुत पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा। यानी पांचों तत्व
और उसके बाद समस्त जीव बहुत तेजी से नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। ये जो शनि और राहु का बहुत लगातार 4-5 सालों से कंजक्शन चल रहा है नक्षत्रों में, एक छोड़ता है एक पकड़ता है, एक छोड़ता है एक पकड़ता है, ऐसी स्थितियों में, और जो मैंने जिक्र किया अभी कूर्म चक्र का, उसके अनुसार यह जो निकटवर्ती कालखंड है, जो पिछला चला आ रहा है और जो ये है, वह समस्त जीवों के लिए हानिकारक है। यानी मौसम का प्रत्येक परिवर्तन, आपकी नजर में इतने लोग प्रभावित हुए, इतने लोग मृत हुए, वो समझ लीजिए बहुत कम है, उसका 10 गुना 1000 गुना प्रभाव समझिए। या वो आंकड़ा आता नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि उस घटना से इतने लोग मृत्यु प्राप्त कर लिए, परंतु उस घटना से कोई ऐसा होगा जो किसी रोग से पीड़ित हो गया, अब किस निकटवर्ती समय में वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, तो वो भी तो उसी से प्रभावित हुआ। तो आप ये समझिए कि हजारों गुना लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि गुरु पर, गुरु जीव है, जीवन है, यानी समस्त जीव प्रताड़ित होंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। अच्छा, हमने प्रकृति के जब 5 तत्व ले लिए, वो प्रताड़ित है तो मतलब सभी प्रताड़ित है। तो वर्तमान परिदृश्य जीवों के लिए और खास करके भारत के लिए, क्योंकि गुरु का भारत से बहुत संबंध है, गुरु ग्रह का, और गुरु पर जब जब प्रताड़ना होगी या गुरु जब जब पीड़ित होंगे, तो निश्चित है भारत देश कहीं ना कहीं विचलन स्थिति में जाएगा। तो भारतीय जो जीवनी शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या क्या नाम से जो जीवन शैली है, वो बहुत विचित्र तरह से प्रभावित होगी। तो गुरु का जो एक नकारात्मक प्रभाव है वह यह भी है कि क्या नाम से जीवों पर मौसम के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण, घटनाओं के कारण, या प्राकृतिक से कम शनि और राहु को कृत्रिम समझिए, जो हमने तथाकथित विकास कर लिए हैं ना, उन विकास के कारण भी बहुत सारी आपदाएं होंगी, चाहे हमारे निर्माण हो, या चाहे हमारे यंत्र हो या मशीनरी हो, चाहे अस्त्र शस्त्र हो, या हमारे तथाकथित जो मनुष्यों के सुख सुविधाओं के लिए जितनी चीजों का हम निर्माण कर रहे हैं, वे सभी चीजें जीव को प्रभावित करेंगी। वस्तुतः आप ऐसे ज्योतिष की दृष्टि में समझिए कि जीव जो है वो संक्रमित हो रहा है, उस पर दिन प्रतिदिन संक्रामक रोग या संक्रामण शक्तियां बढ़ रही हैं। तो जब वो संक्रमित होगा तो वो किसी भी प्रकार से पीड़ित ही होगा। तो जो हम सतन जीवेन सर्ध सतम की भावना को लेकर के चलने वाले लोग हैं, वह 10 वर्ष भी जीवित रह पाएंगे क्या? इतनी असंतोष या क्या कहें उसको, मतलब इतनी अस्थिरता विचारों में आ जाएगी कि कल क्या होगा, कितने दिन जीवित है, कितने क्षण जीवित है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो जो ये एक जनाक्रोश है, उसमें एक यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे अंदर अस्थिरता का भाव जन्म ले रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सिक्योर नहीं फील करा पा रहा है। वह ग्रहों की घटनाएं और वर्तमान वैश्विक या भारतीय परिदृश्य व्यक्ति को अस्थिर कर रहा है, उसके अंदर ये डर बन रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो गलत कर रहे हैं वो भी जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जितना लूट खसोट लें जल्दी हो जाए, और जो बचना चाहते हैं वो भी जल्दबाजी में ही बचना चाहते हैं कि बस 10 दिन की समस्या को 1 दिन में ही सुलझा लें। तो उस विनाश के कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हमको विकास चाहिए था, हमने प्रकृति के संरक्षण में कोई कार्य नहीं किया। गुरु के पास वायु तत्व और आकाश तत्व सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा आकाश तत्व है। शनि के पास वायु तत्व है, तो हमारा जो वायु है और आकाश है, आकाश से हमें वर्षा मिलनी है, आकाश पर ही सूर्य की स्थिति है, वो दोनों पीड़ित हो रहे हैं। तो हमने सूर्य को विचलित कर दिया है, या कहिए सूर्य को पर्याप्त प्रदूषित कर दिया है। हमने जो विकास किया है वह सूर्य का पृथ्वी के साथ जो संतुलन होना चाहिए, जिस संतुलन से जो क्या नाम से प्राण जीवन मिलता है पृथ्वी के जीवों को, या ये कहिए जिससे हमारा क्या नाम से बादल बनता है, जिससे वर्षा होती है, उस पूरी जीवनी शक्ति को हमने प्रदूषित कर दिया है। तो इसलिए वह प्रदूषण किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु का प्रभाव यानी स्वाभाविक रूप से केतु का प्रभाव, मघा नक्षत्र पर सूर्य के क्या कहते हैं राशि पर केतु का भी प्रभाव है, तो स्वाभाविक रूप से राहु का भी प्रभाव है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस समय बहुत जरूरत है हमें प्रकृति की रक्षा करने के लिए। जीव ही गुरु प्रकृति है, तो क्या नाम से जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे
तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहेंगे। परंतु इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है। आंकड़ों पर ध्यान है, इतने पेड़ लग गए, इतना हो गया, पर जब तक इन पर खेल होगा यथार्थ में कार्य नहीं होगा। तो जो मैंने कहा ना कि संवाद की जरूरत है, उस ऊर्जा शक्ति को यूथ के या समाज को एक सही दिशा देने की जरूरत है कि हमने अपने तथाकथित फायदे के लिए तो इतना विकास कर लिया, हम क्षमा चाहते हैं, अब हम वास्तविक विकास कर लेते हैं 8-10 वर्ष, अन्यथा जो हम जीने की इच्छा रखते हैं या कुछ बनाने की इच्छा रखते हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगी। आपने जिक्र किया भविष्य मालिका का। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमारे भारतीय साहित्यों में प्राप्त होते हैं जो किसी ऋषि विशेष का या ज्ञानी विशेष का अपने भविष्य की दृष्टि से जो उनके तप बल से प्राप्त होता है उसको बताते हैं। वह उनका अनुमान भी होता है और चेतावनी भी होती है और प्रमाण भी होता है। यानी जैसे पिता कई बार बच्चे को डांटता है, गलत करोगे तो ये ऐसा होगा, वहां मत जाओ नहीं गिर जाओगे, तो यह चेतावनी है। तो भविष्य मालिका जो कह रही है वह होगा, सारे वाक्य उस दृष्टि में नहीं है, कुछ चेतावनी के लिए भी है और कुछ भविष्य की घटना का यथार्थ प्रदर्शन करने के लिए। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए ऋषि का कथन या किसी भी शास्त्र का कथन एक दृष्टिकोण में नहीं होता, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ही नहीं है। एक कुछ चेतावनी भी है, कुछ जिम्मेदारी भी है। इसलिए हम जिसको जैसा लेना चाहते हैं, जो परिणाम नहीं भुगतना चाहते हैं, उस परिणाम के प्रति हमारा सजग होना जरूरी है या उसके प्रति अपने कर्तव्यों को करना जरूरी है। तो चाहे वो भविष्य मालिका हो या भविष्य पुराण हो या बीच बीच में भारत या भारत के बाहर के ऋषियों की भविष्य के प्रति कुछ चेतावनी हो या भविष्य कथन हो, वह कुछ कालखंड के लिए निश्चित ही प्रभावी होता है। तो यदि हम भविष्य मालिका को लेकर के ही डर जाएं, सजग हो जाएं, अपने कर्तव्यों को मानने लगें, करने लगें, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। उन ऋषि का, उन महात्मा का कथन भी कम से कम देश के हित में लग जाएगा। अन्यथा जो उन्होंने कहा है कि ये जैसे हम भविष्य मालिका में पढ़ते हैं तो आगामी जो 5-6 वर्ष हैं बहुत नकारात्मक दिशा में है, तो उसकी वानगी तो दिख ही रही है। वानगी क्या, हम उसके मध्यकाल में जी रहे हैं। तो हम उससे डर करके अपने को हम चेत जाएं तो अच्छा है, अन्यथा केवल कहा है हम उसका इंतजार करें ऐसा होने वाला है। तो हमारा जो शास्त्र है या ऋषि वचन है वह कभी भी कर्म से अलग नहीं करता। यदि भगवान ने अर्जुन को कहा कि भाई युद्ध में सब मारे जाएंगे, तो अर्जुन ये मान करके युद्ध नहीं छोड़ दिया, सब मारे जाएंगे, अपने आप मारे जाएंगे, मैं मारूं या ना मारूं मर जाएंगे। यानी हमारा जो हमारी संस्कृति की यही विशेषता है या हमारे ज्ञान चेतना की यही विशेषता है, हमें कर्म से नहीं रोकता, हमें कर्म करना है। तो यदि हमें लगता है भविष्य में ऐसी कुछ अशुभ घटनाएं हो रही हैं, होने जा रही हैं, तो निश्चित है हमें तैयारी करनी होगी और मनुष्यत्व की तरफ लौटना होगा। हमने कर लिया विकास, बहुत देख लिया, रोड बना ली, मर रहे हैं उसमें भी, एरोप्लेन बनाए उसमें भी मर रहे हैं, जो भी हमने बनाया हम सब में मर रहे हैं। भारत जीने के नाम पर जाना जाता था, 100 वर्ष जिए, 1000 वर्ष जिए, स्वस्थ होकर के जिए, किसी को परेशान ना करें। यहां हम पता नहीं कितने शहर को घूम करके क्या पाना चाहते हैं, इतना जल्दी पहुंच करके क्या पाना चाहते हैं। ये यदि भारत विश्व गुरु था या भारत के पास ज्ञान शक्ति थी तो केवल ये बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता थी। कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वेदों में था तो कर क्यों नहीं लिए? वो नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसका भावी परिणाम जानते थे। हम भी तो लाए, एक्सपेरिमेंट किए, ये ला लेते हैं इससे ये हो जाएगा, 10-5 साल बाद उसी से हम परेशान हैं। हमने जो विकास किया उससे विनाश ही तो हुआ। किससे विकास हुआ? क्षणिक विकास हुआ। एसी लाए, सोलार लाए, जो भी लाए उससे हमने विनाश ही लाया, विकास कहीं नहीं लाए। प्रदूषण ही लाए, उससे हमने कुछ समाधान नहीं निकाला। तो हमारे ऋषि मुनि इसीलिए नहीं उस रास्ते पर गए, जान करके भी उसको छुपा दिया। सबके लिए नहीं है। आज हम बड़े ज्ञानी हो गए, अर्थ लगाने लगे, जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, ज्ञान विशेष के लिए, वो अर्थ लगा करके बैठ गए। वो किसी विशेष के लिए नहीं था, मनुष्यता के लिए था। जिंदा रहो शांति से, जितना मिल रहा है उसको पेट भर खा सको। आज अन्न प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, हमें मिलावट कर रहे हैं। हम पैसा खर्च करके भी शुद्ध फल नहीं खा सकते, शुद्ध भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, शुद्ध जल नहीं पी सकते।
तो किस चीज का विकास है? इससे अच्छा तो पहले ही था। इसलिए मनुष्यता की तरफ लौटना है तो गुरु मूल जीव है, यानी आत्मा है, उधर हम लौटेंगे तो सूर्य शुद्ध होंगे। अन्यथा तो जो दिख रहा है स्पष्ट ही है, उसी दिशा में सब बढ़ रहे हैं और कोई नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने इतना समय दिया। हमारे दर्शक इंतजार करेंगे अगले एपिसोड का, ताकि वो सवाल अवश्य जिसका मोदी जवाब जी और होगा योगी जी वाला इसके बारे में जरूर। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कोई और सवाल भी पूछा जाना चाहिए, किसी और बात पर भी चर्चा होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी उस सवाल को डाल सकते हैं। और नहीं, और जो अभी चर्चा हुई है उस चर्चा में यदि कोई प्रश्न है या अपनी तरफ से कोई शास्त्र को लेकर के दृष्टिकोण है, सुझाव है या चिंतन है या किसी पर आपत्ति है, तो सबका स्वागत है। ये चर्चा का सत्र है, कोई आक्षेप नहीं है कि जो हमने कहा वही सर्वथा सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं हो सकता है। तो सभी का स्वागत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप हमसे जुड़े रहिए, हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।